काव्या की 2 महीने पहले अर्जुन से शादी हुई होती है और ये उसके ससुराल में रहते हुए पहली बारिश होती है। ऐसे ही एक रोज देखिए ना माँ जी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। आपको पता है, बारिश तो मेरा फेवरेट मौसम है। और आपका फेवरेट मौसम कौन सा है माँ जी? अरे मुझे भी बारिश बहुत पसंद है। तो चलो इसी बात पर कहीं घूमने चलते हैं। इस मौसम में फैमिली ट्रिप पर जाने का मजा ही कुछ और है। अरे वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली अर्जुन। मैं भी यही सोच रही थी कि हम दोनों हनीमून पर तो चले गए, लेकिन परिवार के साथ भी तो एक ट्रिप होनी ही चाहिए ना। हाँ काव्या, सही कहा तुमने। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी बारिश में कहीं घूमने जाना सही रहेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। आप निश्चिंत रहिए माँ, हम लोग जहाँ भी जाएंगे वो जगह एकदम सुरक्षित होगी। तो फिर ठीक है। और रही बात दुकान की, तो मैं उसे दामू काका और भूषण को संभालने के लिए कह दूंगा और फिर हम सब लोग मस्त घूम कर आएंगे। उतने में वहां पर काव्या का देवर पार्थ आ जाता है। अरे, आप सभी लोग तो मेरे अलावा ही सारी प्लानिंग कर रहे हो। अरे भाई, कोई मुझे भी तो पूछ लो। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है छोटे? और तुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तू कोई पराया है क्या? मेरा सगा भाई है, तो तू भी हमारे साथ आएगा ही ना। लेकिन भैया, आपकी तो खुद की किराने की दुकान है और मैं तो जॉब पर जाता हूँ, इसीलिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। अरे तुझे तो मैं पहले से ही कह रहा था कि अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद दुकान पर बैठने लग जा, लेकिन नहीं, तुझे तो जॉब ही करनी थी। हाँ भैया, अब क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग जगह और तारीख फिक्स कर लीजिए, फिर मैं अपने बॉस से छुट्टी ले लूंगा। अब सभी लोग ट्रिप के लिए जगह देखने लगते हैं। फिर कोई जगह फाइनल हुई कि नहीं। आज तो दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक थे, जिसके कारण ठीक से कुछ भी ढूंढने का मौका ही नहीं मिला। अरे नहीं अर्जुन, हमने भी बहुत ढूंढा, लेकिन कोई जगह फाइनल ही नहीं कर पाए हम। वही तो, जब जब हमें कोई जगह पसंद आती है तो वो जगह पहले से ही बुक की हुई होती है, या फिर वो कुछ ज्यादा ही महंगी होती है। हाँ अर्जुन, हमारा दिमाग तो एक तरह से हैंग हो चुका है। अरे पार्थ, अब तुम ही कोई सुझाव दे दो, तो इन सब के बारे में ज्यादा पता होता है। देखिए भैया, हम या तो किसी विला में 2-3 दिनों के लिए स्टे के लिए चले जाते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पर 2-3 दिन रुक कर वहाँ की अलग अलग फेमस जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे बारिश के मौसम में केरला घूमने का मजा कुछ और ही होता है। हाँ पार्थ, क्या आइडिया है। इस बारिश के मौसम में केरला घूमना तो वाकई में कमाल का हो सकता है। अरे नहीं नहीं, इतनी बारिश में इतनी दूर क्यों ही जाना। अरे हमारे महाराष्ट्र का लोनावला भी कितना सुंदर है। काव्या और मैं तो ज्यादातर वही की जगह देख रहे थे। अरे आप टेंशन मत लीजिए माँ, हम थोड़ी ना ट्रेन वेन से जाएंगे, हम लोग तो हवाई जहाज में बैठकर जाएंगे। फिर भी बेटा। अरे अर्जुन, माँ जी सही तो कह रही है। केरला के लिए हमें लॉन्ग ट्रिप प्लान करनी होगी। अभी के लिए हम शॉर्ट ट्रिप कर सकते हैं। और वैसे भी पार्थ को उसके बॉस इतनी शॉर्ट नोटिस पर इतनी ज्यादा दिनों की छुट्टियां नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कारपोरेट जॉब में ऐसा नहीं चलता। हाँ भैया, मैं भी अभी यही कहने वाला था। ठीक है फिर, लोनावला ही फाइनल करते हैं। अब वो सभी लोग लोनावला में बढ़िया से बढ़िया विलास ढूंढने लगते हैं और काव्या एक बहुत ही सुंदर और बजट वाला विला फाइनल करती है। ये देखिए, ये है उस विला के फोटोज जिसे मैंने फाइनल करने का प्लान किया है ना अमेजिंग? वाओ भाभी, यकीन ही नहीं हो रहा कि ये विला इतने कम बजट में मिल रहा है। देखने में तो ये एकदम महंगा सा लग रहा है। हाँ बहू, ये तो वाकई में बहुत महंगा लग रहा है। पर अब तो मैं अपनी सारी सहेलियों को इसका ज्यादा ही दाम बताऊंगी, लेकिन मैं ये सारी बातें उन्हें ट्रिप से आने के बाद बताऊंगी, क्योंकि अगर जाने से पहले ही बता दिया तो ये सारी मोहल्ले की औरतें अपनी गंदी नजर लगा देगी। वो तो है माँ, लेकिन काव्या, तुम इसकी बुकिंग कर दो। और सुहाना और जीजू भी आ रहे हैं ना?
और हम सबका लाडला चीकू, वो भी आ रहा है ना हमारे साथ। उतने में वहां पर सुहाना आ जाती है। हेलो एवरीवन। अरे वाह, सुहाना बिटिया, तू यहाँ पर? नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ माँ, मैं बस यहाँ पास से ही जा रही थी, तो सोचा कि आप सबसे मिलकर जाऊं। वाह बिटिया, ये तो तूने एकदम बढ़िया किया। आज ना हमने घर पर भुट्टे सेके हैं, तुझे बहुत पसंद है ना, खाकर ही जाना। ठीक है माँ। और मैंने तुझे मैसेजेस तो किए थे ना कि हमें घूमने जाना है, लेकिन तूने उस मैसेजेस का कोई जवाब ही नहीं दिया। अब क्या बताऊं माँ, मुझे इतने काम रहते हैं कि फोन इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, मुझे तो फोन की तरफ देखने का भी वक्त नहीं मिलता। इसीलिए माँ, और मैंने आज ही आपका वो ट्रिप वाला मैसेज देखा, और इसीलिए मैंने सोचा कि अब जब मैं यहाँ से गुजर ही रही हूँ तो इसके बारे में साथ में बैठकर ही बात कर लेती हूँ। चल अच्छा किया। ये देखो सुहाना दी, ये विला फाइनल किया है हमने, लोनावला में है। वाव, ये तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन सॉरी गाइस, इस हफ्ते घर पर माँ जी और पापा जी नहीं हैं, इसलिए हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन आप चीकू को लेकर जाइए। वैसे भी अगले हफ्ते तक उसकी छुट्टियां चल रही हैं और मुझे तो घर पर रुकना ही होगा, क्योंकि जितेश को ऑफिस है ना, नहीं तो वो अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर पाएगा। अरे क्या तुम भी, जीजू से भी कह दो ना कि वो ऑफिस को छुट्टी ले ले। अब पार्थ भी तो छुट्टी लेकर ही आ रहा है ना हमारे साथ, तो उसी तरह से वो भी आ सकते हैं। नहीं अर्जुन, जितेश की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल है, इसीलिए उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, और वो हाल फिलहाल में ही प्रमोट हुआ है, इसीलिए उसका छुट्टी लेना तो और मुश्किल हो गया है। समझ सकता हूं मैं, पर कोई बात नहीं, हम हमारे साथ चीकू को लेकर जाएंगे। लो, हो गया सियाप्पा। क्या क्या सोचा था मैंने कि ये मेरी ससुराल की पहली ट्रिप होगी और कितना एंजॉय करूंगी मैं, लेकिन नहीं, अब वैसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी ननद नहीं, जानी दुश्मन ही जानी दुश्मन, जब भी घर पर आती है मेरे अरमानों पर पानी फेर देती है। अब तो मेरी सारी ट्रिप बस उस बदमाश चीकू को देखरेख में ही चली जाएगी। पर सुहाना बेटी, चीकू तेरे बगैर रह सकता है क्या? क्योंकि इससे पहले तो तू उसे इसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं गई। अरे क्यों नहीं माँ, आप हो काव्या हैं, तो आप लोग उसे अच्छे से संभाल लोगे। और वैसे भी चीकू अब बड़ा हो रहा है, सेकंड स्टैंडर्ड में जा चुका है वो, इसीलिए अब वो इतनी शैतानी नहीं करता। हाँ हाँ, पता है हमें कि वो कितनी शैतानी करता है और कितनी नहीं। उल्टा बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी शैतानियां तो और बढ़ती जा रही है। तो आगे जाकर क्या उधम मचाएगा, ये तो बस राम ही जाने। आप टेंशन मत लीजिए माँ, मैं उसे समझा दूंगी, तो वो आप लोगों को इतना परेशान नहीं करेगा। चल ठीक है बेटा, लेकिन दी, आप और जीजू भी आते तो और अच्छा रहता। अरे कोई बात नहीं पार्थ, इस बार ना सही, लेकिन अगली बार हम सब मिलकर जाएंगे। ओके दी, डन। फिर काव्या विला बुक कर लेती है, लेकिन चीकू के कारण वो काफी परेशान हो जाती है। जितनी उत्सुकता मुझे इस ट्रिप के लिए थी, अब वो सारी खत्म हो चुकी है, और अब मेरी ये उत्सुकता चिंता में बदल चुकी है। वो चीकू तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, पूरी ट्रिप में दिमाग का दही कर देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या हुआ काव्या, क्या करना होगा तुम्हें? और इतनी परेशान तुम किस बात को लेकर हो रही हो? अरे कुछ भी तो नहीं अर्जुन, वो दरअसल, नहीं नहीं, अगर मैं अर्जुन को चीकू के बारे में बोलूंगी तो उसे बुरा भी लग सकता है, इसलिए नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगी। अरे क्या हो गया काव्या, इसे बोलते बोलते अचानक से क्यों रुक गई तुम? अब बताओ भी। वो मुझे ढेर सारा काम करना है और सहेलियों के साथ बाहर भी जाना है, तो उसी के चक्कर में थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। उफ ओ काव्या, तुम भी ना एकदम पागल हो। अरे आज थोड़ा ही काम करो,
और बाकी का काम कल कर देना। और आज जाकर अपनी सहेलियों के साथ समय बिताओ। हाँ अर्जुन, देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ मैं, लेकिन अभी के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब सभी लोग ट्रिप की तैयारियों में जुट जाते हैं। देखो पार्थ, जैसे जैसे तुम्हें समय मिले वैसे वैसे पैकिंग कर देना, वरना तुझे तेरे जॉब के चलते पैकिंग का समय भी नहीं मिल पाएगा। अरे नहीं भैया, उतना समय तो मिल ही जाएगा। और वैसे भी हम थोड़ी ना किसी 1 महीने की लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं, बस 2-3 दिनों के लिए तो जा रहे हैं हम, तो उसके लिए पैकिंग झटपट हो जाएगी। पता है कितना झटपट करता है तो सब कुछ। इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता। बस नौकरी वाला काम ही सही से करना जानता है तू। क्या माँ आपकी, अब आप सुबह सवेरे शुरू मत हो जाइए। मैं समय से पैकिंग कर लूंगा और साथ ही अपनी चीजों को बिगाड़ने की बुरी आदत भी ठीक कर लूंगा। अब ये तो राम ही जाने कि ये सब कब होगा। अच्छा सुनो ना माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। क्या मैं अपनी सहेली को भी ट्रिप पर ले सकता हूँ क्या? क्या? कौन सी सहेली? कौन है वो निकम्मी? निकम्मी नहीं है वो माँ, वो आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप उसे मिलकर तो देखिए, तभी पता चलेगा आपको। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं मिलने वाली। अरे तू पहले खुद तय कर कि वो सिर्फ तेरी सहेली है या फिर कुछ और है। वैसे भी ये एक फैमिली ट्रिप है, पर अगर तुझमें इतनी ही चुल मची है तो शादी कर ले उसके साथ, फिर साथ में लेकर चलना। अरे माँ, क्या अब यही बातें करते बैठेगा क्या? जल्दी से तैयार हो और ऑफिस के लिए निकल। जरा काम धंधे पर भी ध्यान दे। इसे फालतू के चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चीकू के बारे में सोच सोच कर काव्या दिन रात बस परेशान ही होती है। और तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एक काम करती हूँ, मैं उस विला के ओनर को कह देती हूँ कि हम लोग अगले के अगले हफ्ते आएंगे। उस बदमाश चीकू की छुट्टियां तो केवल अगले हफ्ते तक ही है, फिर उसके बाद तो वो हमारे साथ आ ही नहीं पाएगा। यही प्लान सही रहेगा। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? फिर बहुत सोचने के बाद काव्या बीमार होने का नाटक करती है। ए भगवान, अरे काव्या बहू, ये क्या हो गया तेरी तबीयत को? अब कल हम लोग ट्रिप पर कैसे जाएंगे? पता नहीं माँ जी, अचानक से बहुत पेट दर्द हो रहा है और पूरी बॉडी में पेन भी हो रहा है। इसलिए मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, तो उन्होंने मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा है। हे भगवान, मैंने तुझे 1000 बार कहा था कि बारिश के दिनों में बाहर का खाना मत खा, और अगर खा भी रही है तो किसी अच्छी जगह पर खाना खा। लेकिन नहीं, तुझे मेरी कोई बात नहीं सुननी। अब देख क्या हो गया। माफ कर दीजिए माँ जी, ट्रिप पर जाने के लिए सभी कितने उत्सुक थे, लेकिन अब मेरे कारण प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप सभी लोग जाइए। आखिर मेरे कारण आप अपना प्लान कैंसिल क्यों करेंगे भला? आप जाओ और खूब मजे करो। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तेरे बिना हम कैसे जा पाएंगे? कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। तू जल्द से जल्द ठीक हो जा, फिर उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। अरे नहीं माँ जी, प्लीज मेरे कारण आप लोग कैंसिल मत कीजिए। नहीं काव्या, तेरे बिना कोई नहीं जाएगा। बारिश अभी और काफी समय के लिए है, कहीं भागी नहीं जा रही, तो हम लोग आराम से जा सकते हैं। इतना कहकर चंदा वहां से चली जाती है। चलो अच्छा है, अब हमारी ट्रिप आगे के लिए पोस्टपोन हो गई और अगले हफ्ते वो चीकू आएगा ही नहीं, क्योंकि तब तक उसकी स्कूल फिर से शुरू हो जाएगी। सॉरी भगवान जी, लेकिन ये ट्रिप खुशी से जाए, उसी के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है। ट्रिप पोस्टपोन होने के कारण अब पार्थ अपनी प्लान छुट्टियों के दिन ऑफिस चला जाता है। देखो पार्थ, अब इस हफ्ते में मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से 3 दिनों की छुट्टियां दी थी, और अब तुम ये कह रहे हो कि किसी कारण के चलते तुम्हारी ट्रिप अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ
कि अगले हफ्ते में मैं तुम्हें 3 दिनों की छुट्टी दे पाऊंगा या नहीं, ये मैं तुम्हें आज कंफर्म नहीं बता सकता। क्यों? हाँ पार्थ, अब तुम भी जानते हो कि तुम्हारा इस महीने का टारगेट अभी तक अचीव नहीं हो पाया है और अब इस महीने में बहुत कम दिन बचे हैं। इसीलिए आने वाले हफ्ते तक अगर तुम्हारा टारगेट ऐसे ही खराब स्थिति में रहा तो मैं तुम्हें छुट्टियां नहीं दे पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। ओह नो। अब पार्थ काफी चिंता में पड़ जाता है और ये जानकर काव्या भी परेशान हो जाती है। ओह नो, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई तो दूसरी आ गई। अब अगर अगले हफ्ते में पार्थ को छुट्टियां नहीं मिल पाई तो हमारी ट्रिप फिर से आगे के लिए पोस्टपोन हो जाएगी। अब आगे क्या होगा, कैसे हो पाएगी उनकी ये ट्रिप, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शौर्य, आज हमारी शादी की 1 मंथ एनिवर्सरी है और तुम मुझे कहीं बाहर लेकर भी नहीं जा रहे। क्या यार तुम भी। रितिका, मैंने तुम्हें बाहर जाने से कब मना किया है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरी अभी तक सैलरी नहीं आई है, इसीलिए हम 1 हफ्ते बाद जब मेरी सैलरी आ जाएगी तब चले जाएंगे बाहर, और वो भी तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में। तुम तो रहने ही दो, मुझे तो तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे सुनो तो मेरी बात। रितिका। रितिका वहां से रूठकर चली जाती है और ये सब दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ शौर्य का बड़ा भाई मिहिर सुन लेता है। अरे भैया, आप यहाँ पर अभी तक दफ्तर नहीं गए क्या? अरे आज मुझे छुट्टी है छोटे, माफ करना, लेकिन मैं तेरे कमरे से गुजर रहा था और तभी मैंने रितिका और तेरी सारी बातें सुन ली। ये ले, ये पैसे रख ले। अरे नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे मैंने सुना कि तेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है, इसीलिए तू ये पैसे ले ले और रितिका के साथ बाहर खाना खाने चले जा। उसे ऐसे उदास मत होने दे। पर भैया छोटे, मैंने कह दिया ना, रख ले इसे। शुक्रिया भैया। फिर वो रितिका के साथ बाहर खाना खाने के लिए चला जाता है। शौर्य को उसके भैया भाभी मिहिर और अमृता बहुत प्यार करते हैं। दोनों देवरानी और जेठानी में भी अच्छी बनती है। ऐसे ही एक दिन, अरे रितिका, तुम सुबह से काम कर रही हो, जाओ जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। अरे नहीं भाभी, मैंने सुबह से बहुत थोड़ा ही काम किया है, उल्टा आपने ही मेरे से ज्यादा काम किया है, तो आप ही जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं बचे हुए काम निपटा लेती हूँ। अरे मेरी प्यारी देवरानी, ये सारे काम मैं निपटा लूंगी, तुम बेफिक्र रहो। अब जाओ। पता है भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो और मुझे आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन ही तो हूँ। फिर रितिका आराम करने चली जाती है। फिर एक दिन घर में रितिका की सहेली चंचल आती है। ये ले चंचल, तेरे लिए खास गर्मा गर्म चाय और पनीर के पकोड़े, अब इसे खा ले, तब तक मैं कपड़े सुखा देती हूँ। धूप निकली है ना, और आज बारिश आने की संभावना भी कम ही लग रही है। ठीक है रितिका। फिर रितिका कपड़े सुखाकर चंचल के साथ गप्पे लड़ाने लगती है। अरे रितिका, तू अकेली ही सारे काम क्यों कर रही है? और तेरी जेठानी कहाँ पर है? भाभी तो हॉस्पिटल गई है। अरे बाप रे, सब ठीक तो है ना तेरे घर पर? अरे हाँ बाबा, सब ठीक है। वो भाभी की सहेली को बेटी हुई है ना, इसीलिए वो उसे देखने गई है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन तू ध्यान रख बाबा, तुझे देखकर मुझे तो घबराहट ही हो रही है। क्यों भला? ऐसे क्यों बोल रही है तू? क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से बस तू कोई ना कोई काम ही करते जा रही है। पूरे आधे घंटे बाद आई है तू मेरे पास। ये जेठानियां सास से कम नहीं होती, अपनी देवरानियों को ही मुफ्त की नौकरानी बनाकर रख देती है। अरे रहती होगी ऐसी जेठानी, लेकिन मेरी भाभी तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो उल्टा मुझसे बहुत कम काम करवाती है, लेकिन आज वो बाहर गई है ना, इसीलिए मैं सारे काम कर रही हूँ। और वो तो बहुत दिलदार है। अरे रितिका,
इतनी भोली मत बन। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मेरी चचेरी बहन के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसकी जेठानी ने भी उसके साथ शुरू में काफी अच्छे से बर्ताव किया, लेकिन बाद में अपना असली रूप दिखा ही दिया। एक बार तो सास अच्छी बन सकती है, लेकिन जेठानियां तो बस पूछो ही मत। ऐसा भी होता है क्या? बाप रे, अच्छा हुआ चंचल जो तूने मुझे पहले ही बता दिया, वरना मैं भी अपनी जेठानी की नौकरानी बन जाती। हाँ, वो तो है। वैसे कुछ भी हो, वैसे जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, लेकिन अपने जेठ जेठानी पर कभी भरोसा मत करना। हाँ चंचल, तूने बिल्कुल सही कहा। अब रितिका चंचल की बातों में आ जाती है और उसी के कारण वो पहले से कम काम करने लगती है। अरे रितिका, रात की रोटियां तो तुम बनाती हो ना, तो फिर अभी तक बनाई क्यों नहीं? 8 बज चुके हैं। थोड़ी ही देर में मिहिर और देवर जी आ जाएंगे। अरे भाभी, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए आप ही बना दीजिए ना रोटियां। अच्छा ठीक है रितिका, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ में अचानक से यह दर्द कैसे हो गया? लगता है वो नींद में मुड़ गया होगा, इसीलिए। बाप रे, 1 मिनट रुको। फिर अमृता उसके हाथ पर एक बाम लगाती है। अब इस बाम से तुम्हें रातों रात फर्क पड़ जाएगा, देखना तुम। धन्यवाद भाभी। अरे बात बात पर क्या धन्यवाद कहना, पगली कही की। अब तुम जाकर आराम करो, मैं रोटियां बना देती हूँ और रात में हल्दी वाला दूध भी दूंगी तुम्हें, उसे पी लेना। ठीक है भाभी। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। ये तो कितनी अच्छी बनती है, लेकिन मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। इनके मन में बहुत कपट भरा हुआ है। ये बस उस दिन के इंतजार में है जब मैं इनकी नौकरानी बनूंगी। लेकिन भाभी, मैं आपको अपने इस घिनौने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। रितिका अब आराम ही फरमाती है। लेकिन अगले दिन जब अमृता अचानक से उसके कमरे में आती है, तभी वह उसे सूजे हुए हाथ से अपनी अलमारी साफ करते हुए देख लेती है। अरे भाभी, आप यहाँ पर? हाँ रितिका, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो सूजन है ना, तो फिर तुम ये अलमारी क्यों साफ कर रही हो? अरे नहीं भाभी, वो दर्द अब कल रात से बहुत कम हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि लगे हाथ अलमारी ही साफ कर दूं। कपड़े बहुत बिखरे हुए थे ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी रितिका, दर्द कम हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से अपने हाथ का इस्तेमाल करके कोई काम करो। 2 दिन तक उसे पूरी तरह आराम दो। हाँ भाभी, समझ गई मैं। वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। देवर जी और मिहिर तो चले गए हैं दफ्तर, और तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। शुक्रिया भाभी, लेकिन अब मेरी वजह से आपको घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। अरे नहीं रितिका, उसमें क्या होता है, बस 2 दिन की ही तो बात है। लेकिन तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। फिर रितिका चंचल को ये बात फोन करके बताती है। तभी मैंने तो नाटक ही किया है, अब वो ही 2 दिन तक सारे काम करेगी और मैं मस्त आराम करूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? तू बगैर नाटक किए भी उसके साथ बुरी तरह से पेश आ सकती है, लेकिन उसकी मीठी मीठी बातों में मत आना तू। ठीक है चंचल, तेरी ये बात मैं ध्यान में रखूंगी। फिर 2 दिन बाद भी रितिका पहले से बहुत कम ही काम करती है। भाभी, मैं अपनी सहेली की जन्मदिन के पार्टी में जा रही हूँ। झाड़ू पोछा और आंगन की सफाई आप ही कर देना, ठीक है ना? चलो आती हूँ मैं। अरे पर रितिका उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चली जाती है, और अब अमृता को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ है अमृता, तुम्हारे चेहरे पर बहुत थकान सी लग रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मिहिर, सब ठीक है। वो बस आजकल दिन रात घर के लगभग सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है, बाकी कुछ नहीं। अरे अगर घर के सारे काम तुम ही करती हो, तो फिर रितिका क्या करती है? 2 दिन तो उसके हाथ में सूजन थी, इसीलिए मैंने ही उसे काम करने से मना किया था।
लेकिन उसके बाद से तो वो बहुत ही कम काम करने लगी है। तो फिर तुम्हें उससे इस बारे में कहना चाहिए ना। इस तरह कैसे चलेगा? आखिर वो भी इस घर की बहू है, तुम्हारी देवरानी है वो। अरे जाने दीजिए, अब मैं उससे क्या कहूँ? कुछ बोलूंगी तो वो गुस्सा हो जाएगी, और उसे भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। पर अमृता, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि घर के काम करते करते तुम्हारी हालत खराब ना हो जाए। अरे हम 4 ही तो रहते हैं, थोड़ी ना मुझे 10 लोगों का काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, वो अभी नादान है, समझदार बनने पर वो भी घर के सारे काम करने लगेगी। ये सोचकर अमृता रितिका को कुछ भी नहीं बोलती। फिर एक दिन, भाभी, ये ऑर्डर आया है, आपके नाम से है। हाँ रितिका, ये सूटकेस बैग है। वो हमारे पास जो बैग है ना, वो काफी पुरानी हो चुकी है, उसकी सारी चेन भी खराब हो चुकी है, और इसीलिए बार बार मोमबत्ती से घिसना पड़ता है। इसीलिए मैंने ये नया सूटकेस मंगवाया है। अच्छा, लेकिन अचानक से ये बैग क्यों मंगवाई आपने? क्योंकि मिहिर को काफी लंबे समय के बाद ये छुट्टी मिली है, वो भी 1 हफ्ते की। वो कब से ट्राई कर रहा था इस छुट्टी के लिए, लेकिन मिल ही नहीं रही थी, और अब जाकर मिली है। इसीलिए हम दोनों अब घूमने जा रहे हैं। क्या? घूमने? वो भी 1 हफ्ते के लिए? हाँ रितिका। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी। फिर रितिका ये बात भी चंचल को बताती है। क्या? वो दोनों घूमने जा रहे हैं? देख लिया रितिका, इतनी चालाक है तेरी जेठानी। इतने लंबे समय से उसने ये प्लान बना कर रखा होगा, लेकिन उसने तुझे नहीं बताया, और अब उसके जाने के बाद सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। हाँ ना चंचल, मुझे भी उसी बात की चिंता सता रही है। अगर घर में वो रहती है तो मुझे किसी काम की कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन उसके जाने के बाद पता नहीं मैं सारे काम कैसे करूंगी। अरे तू चिंता मत कर, और मेरी बात सुन। शौर्य से बोल दे अपने भैया से कुछ पैसे मांगने के लिए, वो भी किसी जरूरी काम के लिए। वो तेरी बात जरूर सुनेगा। हाँ, और उसके बाद तेरा जेठ अपने छोटे भाई को पैसे जरूर दे देगा, और जब वो दोनों घूमने चले जाएंगे तब तू उन पैसों से 1 हफ्ते के लिए कोई नौकरानी रख ले, जो तुझे तेरे सारे काम करके दे देगी। अरे वाह, क्या बात है चंचल, तू तो सच में एकदम शातिर दिमाग वाली है। आज तो मैं मान गई तुझे। फिर रितिका शौर्य को मिहिर से पैसे मांगने के लिए बोल देती है। क्या? नहीं रितिका, भैया मुझे पैसे देते ही रहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उनसे इस बात का गलत फायदा उठाऊं। ओफो शौर्य, मैं कोई गलत फायदा उठाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे वाकई में पैसों की जरूरत है। मैंने शादी से पहले एक लड़की से पैसे लिए थे, और अब वो मुझसे पैसे मांग रही है, वो भी कल के कल ही। और अगर तुम भैया से पैसे नहीं ले सकते तो तुम्हारे ही पैसे दे दो मुझे। चलो निकालो 10,000 रुपए। अरे नहीं रितिका, मेरी सैलरी के आए हुए पैसे सारे खत्म होने को आए हैं। अब बस थोड़े ही पैसे बचे हुए हैं, और वो पैसे मुझे इस महीने के अंत तक चलाने हैं। अरे हर महीने तुम्हारी सैलरी का ही लोचा रहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें भैया से पैसे मांगने के लिए कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा पति किसी काम का नहीं है। देखो शौर्य, मेरा दिमाग खराब मत करो, और जाकर अपने भैया से पैसे मांगो। लेकिन रितिका, अगर तुमने ये नहीं किया ना, तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। रितिका के इस बर्ताव के कारण शौर्य को मिहिर से झूठ बोलकर पैसे मांगने पड़ते हैं, और मिहिर भी फौरन शौर्य को पैसे दे देता है। और फिर जब अमृता और मिहिर घूमने जाते हैं, तभी रितिका नौकरानी से घर के सारे काम करवाती है। अब मुझे आराम मिल रहा है, क्योंकि नौकरानी घर का सारा काम कर रही है। लेकिन ध्यान रखना, कहीं मिहिर उसे देख ना ले। अरे फिकर मत कर यार, इस हफ्ते मिहिर को ऑफिस में ढेर सारा काम है, इसीलिए वो रात में लेट ही आएगा, और तब तक मैं इस नौकरानी को भेज भी दूंगी। और अगर उसे पता चल भी गया तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैंने उसे अपने दबाव में जो रखा है। चलो अच्छा है,
लेकिन अगर उसको भी ऑफिस से छुट्टी मिल पाती तो मैं भी उसके साथ चली जाती कहीं घूमने। हाँ ना यार, वो भी है। रितिका और चंचल ऐसी ही बातचीत करते हैं और घूमकर आने के बाद अमृता की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और तभी घर में एक पूजा भी होने वाली होती है। रितिका, कल पूजा है जिसमें बहुत से लोगों का खाना बनाना होगा और तो और आश्रम में भी प्रसाद भेजना होगा और मेरी तबीयत अभी तक ठीक भी नहीं हुई है, तो तुम मेरी प्लीज मदद कर देना कल। माफ करना भाभी, लेकिन मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ। वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उन्होंने बुलाया है। मैं आज रात में वहीं पर रहूंगी और कल सीधे दोपहर में पूजा के लिए आ जाऊंगी। अरे बाप रे, ऐसी बात है तो ठीक है रितिका, तुम चली जाओ। मैं जैसे तैसे देख लूंगी यहाँ पर कुछ ना कुछ। शुक्रिया भाभी। इतना कहकर रितिका चंचल के घर चली जाती है और रात भर वो वहीं पर रुकती है। मुझे तो लगा ही था कि पूजा के कामों में वो तुझसे मदद जरूर मांगेगी, इसीलिए मैंने तुझे ये नाटक करने के लिए बोल दिया। अब वो अकेली ही सारे काम करेगी और हम दोनों रात भर मस्त पार्टी करेंगे। हाँ चंचल, वह तो है। फिर अगली सुबह जब अमृता खाना बना रही होती है तभी, हे भगवान, लड्डू में तो घी की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये डब्बा कहीं मिल ही नहीं रहा मुझे। शायद रितिका ने कहीं पर रख दिया होगा, उसे ही फोन करके पूछ लेती हूँ। फिर अमृता रितिका को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाती। इस कारण वो उसकी माँ को कॉल करती है और तभी उसे पता चलता है कि रितिका अपने मायके गई ही नहीं है। क्या? लेकिन अगर वो मायके नहीं गई है तो फिर कहाँ चली गई और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुबह सुबह बस शोर शराबा चालू हो जाता है इस घर में। चैन से मुझे कोई सोने भी नहीं देता। अरे दीदी, सुबह के 9 बज रहे हैं और हम सब 7 बजे ही उठ जाते हैं। अब आप ही देर से उठती हो तो उसमें आप ही की गलती है। नेहा, तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? भूलो मत, मैं तुम्हारी ननद हूँ। तभी आरोही की नजर अपने पिता जगजीत के हाथ पर जाती है जिस पर प्लास्टर लगा होता है। अरे ये क्या पापा, आपके हाथ को क्या हुआ है? अरे 2 दिन से इनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और तू अभी ध्यान दे रही है। अरे कैसे ध्यान देगी सुनीता, इसे घूमने फिरने से फुर्सत होगी तब अपने परिवार पर ध्यान देगी ना। हम लोगों से ये 2 मिनट के लिए भी बात नहीं करती, इससे क्या ही उम्मीद रखे। अब ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मुझे क्या बस घूमने फिरने के ही काम है क्या? मैं ऑफिस के काम से थक जाती हूँ, मेरे दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, इसीलिए मैं आप सबको ठीक से वक्त नहीं दे पाती। लेकिन बाहर के लोगों के साथ तो देर रात तक वक्त बिताती है। खैर, सुबह सुबह मुझे कोई बहस नहीं करनी है। 2 दिन पहले तेरे पापा गार्डन में पैर फिसल कर गिर गए और उनके हाथ पर सूजन आ गई। क्या? हे भगवान, पापा अब तो आपकी सूजन कम है कि नहीं? हाँ, अभी थोड़ी राहत है। अरे बेटा, जरा हम लोगों के साथ भी बात किया कर, खाया कर, पिया कर, अपने बेटे को बाहर घूमने ले जाया कर, उसे तेरी जरूरत है बेटा। आखिर इस तरह तू अपने में ही क्यों रहती है? अरे माँ, आप फिर शुरू हो गई। अरे आप लोग यहाँ पर खाली बैठे हो, इसलिए आप लोगों के पास समय ही समय है, लेकिन मेरे पास ऑफिस में ढेर सारा काम होता है। मुझे पैसे कमाने हैं माँ, और अपना करियर सेट करना है। ये रिश्तेदारी वगैरह मैंने बहुत निभा ली, लेकिन अब मुझे अपने आप पर ध्यान देना है माँ। इतना कहकर आरोही वहां से चली जाती है। आरोही अपने बेटे समर के साथ मायके में ही रहती है। कुछ समय पहले उसका और उसके ससुराल वालों का खूब झगड़ा हुआ होता है, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया होता है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। मुझे तो बेचारे समर पर दया आती है। अपने माता पिता की लड़ाई के कारण
उसे अपने बचपन में ही ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन इस बेशरम को तो उसके कुछ भी नहीं पड़ी। लेकिन हम अपने नाती को पूरा प्यार देंगे। हाँ सुनीता, तुमने सही कहा। आरोही बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती है और उसके बेटे समर को उसके मायके वाले ही संभालते हैं। एक दिन सुनीता को आरोही की सास का फोन आता है। सुनीता जी, आरोही को बोलिए ना कि यहाँ पर वापस आ जाए। अरे कब तक वहां पर गुस्सा होकर बैठेगी वो? हमारा समर के बगैर दिल नहीं लगता। उसके चले जाने से मानो घर की रौनक ही चली गई है। बरखा जी, मैंने और जगजीत जी ने उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनती। बस यही कहती रहती है कि आप लोग अच्छे नहीं हो और आप लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वो ना तो खुद वहां पर रहेगी और ना ही अपने बेटे को रखेगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुनीता जी। आपको कभी हमारे व्यवहार से ऐसा लगा क्या? उतने में वहां पर आरोही आती है और वो सुनीता को बात करते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि वो फोन उसकी सास का ही है। अरे क्यों परेशान कर रही हो बार बार फोन करके? नहीं आना है मुझे आप लोगों के पास। अब दोबारा यहाँ फोन मत करना। लेकिन बहू, मेरी बात तो सुन ले एक बार। आरोही उनकी कोई बात नहीं सुनती और वो गुस्से में फोन कट कर देती है। आरोही, ये तूने कैसे बात की अपनी सास से? ये कोई तरीका है क्या बात करने का? लेकिन माँ, आप क्यों उठाती हो उस बुढ़िया का फोन? अरे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां मैंने कितना कुछ सहा है। फिर भी आप लोग मुझे समझौता करके वहां वापस जाने के लिए कह रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं और मेरा बेटा बोझ बन गए हैं क्या? अगर है तो बताओ मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो लोग खुद से अगर तुझे और समर को बुला रहे हैं तो तुझे भी उन्हें एक मौका देना चाहिए अपनी गलती सुधारने का। मेरा मतलब ये है कि समर को इस उम्र में अपने परिवार से अलग रखना ये बात सही नहीं है बेटा। नहीं माँ, मैं उन घटिया लोगों को कोई मौका नहीं देने वाली और मेरा समर बेटा मेरे पास ही रहेगा। उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बाय माँ। फिर आरोही वहां से चली जाती है। भगवान जी, ये सब मुझे इस उम्र में क्या देखना पड़ रहा है? मेरी बेटी का संसार उजड़ रहा है। कृपा करके इसके जीवन में फिर से खुशियां भर दो। मुझसे तो ये सब देखा ही नहीं जा रहा। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आप ही जानते हो। बस सब कुछ ठीक कर दो। ऐसे ही एक रोज, मम्मा मम्मा, इस शनिवार को स्कूल में पेरेंट टीचर की मीटिंग है। सबके मम्मा पापा आएंगे। पापा तो शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप तो आओगी ना? नहीं समर, मैं इस शनिवार को अपनी सहेलियों के साथ 2 दिन के लिए घूमने जा रही हूँ, इसलिए मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मम्मा। अरे क्या लेकिन मम्मा? तुम्हारी मीटिंग में मामा मामी आएंगे, तुम उनके साथ चले जाना। नेहा रमन, तुम इसके स्कूल में चले जाना। लेकिन दीदी, समर की इच्छा है कि आप उसके साथ जाओ। हर किसी के माता पिता आते हैं, उसे भी तो इच्छा होती होगी ना कि आप वहां पर आओ। हर बार मैं और रमन ही जाते हैं। देखो नेहा, तुम्हें जितना कहा जाता है उतना ही क्यों नहीं करती तुम? बस दादी अम्मा बनकर ज्ञान के मोती बटोरना शुरू कर देती हूँ। आरोही की बातों से समर उदास हो जाता है। फिर आरोही के जाने के बाद, मामी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मम्मा मुझसे अब इतना प्यार नहीं करती और वो मुझे पापा से मिलने भी नहीं देती। मुझे दादा दादी की भी बहुत याद आती है मामी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम उदास मत हो। मामी है ना? चलो आज हम दोनों साथ में थिएटर जाएंगे। वो तुम्हारे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर की नई फिल्म आई है ना, वो देखेंगे हम। नहीं मामी, मुझे नहीं देखनी कोई फिल्म। इतना कहकर समर अपने कमरे में चला जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे दीदी के ससुराल वालों में कोई खोट नजर नहीं आती। दीदी के बर्ताव को देखकर मुझे तो वही गलत लगती है, और अगर ससुराल वालों में कोई खोट होती तो समर उनकी बुराई भी करता। वो छोटा बच्चा जरूर है,
लेकिन काफी समझदार हो चुका है। नेहा को समर के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन जब आरोही की छुट्टी होती है, तभी नेहा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। अरे आरोही बेटा, आज ना बहू की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए आज के काम तू ही कर दे। वैसे भी आज तेरा छुट्टी का दिन है ना, सारे ना सही, लेकिन जो जरूरी काम है बस वही कर दे बेटा। अरे नहीं माँ, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? ना बाबा ना, मैं कोई काम धाम नहीं करने वाली। हफ्ते भर वहां ऑफिस जाकर काम करो और अब यहाँ घर में भी काम करो। नहीं नहीं, मुझसे ये काम वाम नहीं होगा माँ। लेकिन बेटा, अगर तू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? मेरे भी कमर में बहुत दर्द है, इसीलिए मुझसे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता। अरे माँ, नेहा बस नखरे कर रही है। हफ्ते भर तक तो वो एकदम ठीक थी, फिर मेरी छुट्टी के दिन ही वो बीमार कैसे पड़ गई? फालतू की नौटंकी है बस, और कुछ नहीं। तभी वहां पर रमन आता है। अरे नहीं दीदी, नेहा की तबीयत सच में खराब है, आप उसके लिए ऐसा मत बोलिए। रमन, छोटा है तो छोटा ही रहे, ज्यादा हद पार करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दिन रात एक करके मैं बाहर काम करके घर में पैसे देती हूँ। नेहा क्या करती है? अब उससे घर के भी काम नहीं हो पा रहे क्या? और क्या फायदा मेरा मायके में रहकर? आप सब में और मेरे ससुराल वालों में कोई फर्क नहीं है। दीदी, आप पैसों की बात ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि जितने पैसे आप देती हो ना, उसमें घर का आधा खर्चा भी नहीं निकलता। आपके पीछे नेहा ही सारे काम करती है, यहाँ तक कि समर को भी वही संभालती है। आपको तो बस ऑफिस का ही काम करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। देख रही हो ना माँ, समझा दो अपने बेटे को, वरना मैं एक लाफा दे दूंगी इसे। बीवी की बहुत साइड लेने लगा है ये। अरे इतना भी उसे सर पर मत चढ़ा, वरना एक दिन तुझ पर ही भारी पड़ेगी वो। और आइंदा से मेरे साथ ये बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अगली बार मैं ये सब सुनकर नहीं लूंगी। आरोही के इस बर्ताव से सभी घर वाले काफी गुस्सा होने लगते हैं। वो बस अपने पैसों का ही घमंड दिखाती रहती है और हर किसी के साथ बस बुरी तरह ही पेश आती है। फिर एक रोज जब आरोही अपने ऑफिस के कलीग के साथ कैफे में बैठकर कॉफी पी रही होती है, तभी वहां पर विराट भी आता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आरोही? और तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शादीशुदा होने के बाद भी तुम किसी गैर मर्द के साथ कैफे में बैठकर गप्पे लड़ा रही हो। विराट, तुमने अपनी अकल बेच दी है क्या? जगह देखकर बात करो मुझसे। अरे जब मैं तुम्हारे साथ थी तभी तो तुम्हें तुम्हारी बीवी कभी नहीं दिखी, और अब जब मैं दूर हो चुकी हूँ तो अब तुम्हें मेरी याद क्यों आ रही है? देखो आरोही, मैंने तुम्हें कभी अपने आप से दूर किया ही नहीं है। तुम ही समर के साथ घर छोड़कर चली गई, और सारी गलती भी तुम्हारी ही थी, मेरी नहीं। और उसके बाद भी मैं और मम्मी पापा तुम्हें इतना समझा रहे हैं, बुला रहे हैं वापस, फिर भी तुम अपनी अकड़ ही दिखा रही हो। दिखाऊंगी मैं, और दिखाऊंगी, क्योंकि तुम और तुम्हारे मम्मी पापा उसी लायक हो। वो आज के लिए बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर आरोही वहां से निकल जाती है। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस से घर लौटती है, तभी वहां पर विराट को देखकर वो हैरान रह जाती है। समर बेटा, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये क्रिकेट सेट लाया है। तुम्हें बहुत दिनों से चाहिए था ना? तुम्हारे मामा मामी ने बताया कि तुमने बहुत अच्छे नंबर्स लाए हैं एग्जाम में। बहुत खूब बेटा, ऐसी ही तरक्की करो। शुक्रिया पापा, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी बेटा। विराट, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? और आप लोगों ने इसे घर के अंदर कैसे आने दिया? आरोही, ये किस तरह से बात कर रही है तू? समर है तेरे सामने, इसके बारे में तो कुछ सोच ले। समर बेटा, अपने कमरे में जा। पर मम्मा, मुझे पापा के साथ बात करनी है। मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? ओके मम्मा। समर डर कर अंदर चला जाता है। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली हूँ,
और ना ही मेरा बेटा आने वाला है। इसीलिए तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। और खबरदार, जो मेरे बेटे को फिर से मिलने आए तो। देखो आरोही, समर मेरा भी बेटा है और उससे मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गई ना? ये मेरा ससुराल है और यहाँ पर मेरे सास ससुर रहते हैं। तुम्हें रिश्तों की इज्जत करना नहीं आता, लेकिन मुझे अच्छी तरह से आता है। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। अगर तुम रिश्तों की इज्जत करना जानते ना, तो आज मैं और समर यहाँ होते ही नहीं। आ रही बेटा, जाने दो ना, अब क्यों खामखा बहस कर रही हो? अपने बच्चे के लिए गुस्से को थूक दे बेटा। और ऐसी क्या बात हुई है जो तू अपने ससुराल वालों से इतनी नफरत करती है? हाँ बेटा, चली जाना वापस ससुराल। अपनी घर गृहस्थी को ऐसे मत उजाड़ बेटा। आप दोनों को क्या लगता है माँ पापा कि मुझे ये सब करते हुए बहुत खुशी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि वो घर मेरा है ही नहीं। वो लोग मेरे अपने नहीं हैं। देखो विराट, चले जाओ यहाँ से। पहले ही तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, अब और दुख मत दो मुझे। ठीक है आरोही, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने बेटे से मिलने वापस जरूर आऊंगा और इसके लिए तुम मुझे नहीं रोक सकती। इतना कहकर विराट वहां से चला जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें